नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे फिर से इंडियन पॉलिटी पर और देखेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज़ को जो कई सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे के पेपर पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग यहाँ पर उसी तरह के सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सवाल देखेंगे नहीं, बल्कि उन सवालों पर जिस तरह के पॉइंट्स जितने कवर हो सकते हैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम पर सवाल बन सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैं एक जगह पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, पॉइंट्स एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे ताकि जितने अधिक फैक्ट्स हैं वो सारे पता हों। इन सारे एग्जाम्स का फॉर्मेट ऐसा है कि अगर आपको बहुत अधिक फैक्ट्स नहीं पता हो तो आप सवालों को टिक नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जितने भी पॉइंट्स हैं सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच इज़ कॉल्ड ADCS और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स विच इज़ कॉल्ड ARCS भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत बनाए जाते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCS एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स ARCS आर क्रिएटेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या है बॉस? कहेंगे सर यहाँ पर तो नगर पालिका के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? नगर पालिका, है ना। तो इसके बारे में आपको चर्चा मिलेगी कहाँ पर? कहेंगे 12वीं अनुसूची में। ये आंसर होगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, 11वीं अनुसूची में क्या है? कहेंगे सर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में? कहेंगे सर पंचायती राज के बारे में देखने को मिलता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में क्या है? कहेंगे सर यहाँ पर ADCS एंड कहेंगे सर ARCS के बारे में चर्चा है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, ADCS की बात करें तो इसका गठन कौन करता है? कहेंगे सर इसका गठन करता है गवर्नर। कौन? गवर्नर करता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल कौन सी यूज होती है इसमें गठन करते समय? तो याद रखना 244। कितना? कहेंगे 244 का सेकंड। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बन सकता है। बताइए ADCS और ARCS जो है उसका गठन अगर होता है तो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो कहेंगे सर 244 का सेकंड का तहत होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चूंकि हम लोग ADCS के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ADCS में आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। कितने? कहेंगे सर 30 मेंबर्स। 30 मेंबर्स भी 2 भाग में देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कहेंगे सर नॉमिनेटेड होते हैं। बस इतनी सी बात। अब बाकी कहेंगे सर बाकी जो 26 मेंबर्स बच गए ये क्या होता है? कहेंगे सर ये मेंबर इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कहेंगे इलेक्टेड होते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग ARCS के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है? कहेंगे सर एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में, बेसिकली हम लोग ट्राइबल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक स्पेशल ट्राइब को कवर करता है ARCS। क्या करता है? कहेंगे सर स्पेशल जो ट्राइब होती है उसको ये क्या करता है? कहेंगे सर उसको ये कवर करता है ना। तो इतनी सी बात है। ADCS क्या है? कहेंगे सर ADCS का मतलब होता है बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, और ARCS का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स होता है। बेसिकली जो ट्राइबल एरिया होते हैं उसको शेड्यूल 6 में रखा जाता है, जहाँ पर ADCS और ARCS क्या करते हैं? कहेंगे सर ये अपने हिसाब से लॉ बनाते हैं कुछ, है ना, कि कुछ लॉ बनाने का अधिकार क्या होता है? कहेंगे सर ADCS और ARCS का होता है। किस एरिया में? कहेंगे सर मान के चलो कि एक स्पेशल एरिया है या ट्राइबल एरिया है। बेसिकली हम लोग बात करते हैं, क्या कर रहे हैं? कहेंगे सर ट्राइबल एरिया की, ट्राइबल एरिया में। तो ट्राइबल एरिया को किस में रखा जाता है? अगर यह बात पूछी जाती तो याद रखना कि शेड्यूल 6 में रखा जाता है। किस में? कहेंगे शेड्यूल 6 में, जहाँ पर ADCS और ARCS होते हैं जो क्या करते हैं? कहेंगे सर स्पेशल कानून बनाते हैं उस एरिया के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी काम होगा डेवलपमेंट वगैरह का सब कहेंगे सर ADCS और ARCS के तत्वाधान में होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। अच्छा, शेड्यूल 6 में कौन कौन से एरिया आते हैं भारत में? ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बताइए शेड्यूल 6 में आते हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा असम के बारे में, है ना। तो असम किस में आता है? कहेंगे सर शेड्यूल 6 में आता है। इतनी सी बात। जैसे आपने नाम सुना होगा मेघालय, ठीक है, ये भी किस में आता है? कहेंगे सर मेघालय भी शेड्यूल 6 में आता है। जैसे आपने नाम सुना त्रिपुरा, ठीक है, तो ये भी शेड्यूल 6 में आता है। इसके अलावा कहेंगे सर इसके अलावा कहेंगे मिजोरम। कौन? कहेंगे मिजोरम। ये भी क्या है? कहेंगे सर ये भी शेड्यूल 6 में आता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस
सबसे पहले किस वित्त आयोग की सिफारिश के तहत शुरू करा गया था? बस इतनी सी बात पूछी गई कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ विच फिनांस कमीशन, है ना। अच्छा, कहेंगे सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता था? कहेंगे सर बेसिकली ये राज्यों को दिया जाता था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ करते थे, जो आर्थिक रूप से क्या होते थे, जो कमज़ोर हुआ करते थे, या फिर हम लोग कहेंगे सर भौगोलिक रूप से जो कमज़ोर राज्य हुआ करते थे, तो उसको क्या होता था? कहेंगे सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता था। तो किस फिनांस कमीशन के तहत उसको दिया जाता था? किस फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के तहत उसको दिया जाता था? ये आपसे पूछी गई है। पाँचवां, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी सातवां, या फिर ऑप्शन डी आठवां। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, पाँचवां। कौन सी? कहेंगे सर पाँचवां जो फिनांस कमीशन था हमारा, वो क्या करता था? कहेंगे सर उसके रिकमेंडेशन पर पहली बार शुरू करा गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को देने की, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरू करा था। क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम था, जिसमें क्या होता था? कहेंगे सर जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य हुआ करते थे, कौन? कहेंगे सर आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य, तो उसको दिया जाता था। बात क्लियर है? कब से आई है, अगर ये पूछी जाती है कि ये कब से ये सिस्टम लागू हुआ था स्पेशल स्टेटस देने का, तो कहेंगे सर ये आया था 1963 में। कब? कहेंगे सर 1963 में आया था। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये संवैधानिक प्रक्रिया है क्या, ये संवैधानिक प्रावधान है क्या, है ना। तो क्या बोलोगे? कहेंगे सर ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। क्या? कहेंगे सर संवैधानिक प्रावधान क्या है ये चीज़? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा नोट में आप ये भी बनाकर लिख देना कि सर क्या हुआ? कहेंगे सर जो चौथा था, सॉरी पाँचवा जो फिनांस कमीशन था, उसमें शुरू तो हुआ था ये, लेकिन जो 14th फिनांस कमीशन था, वित्त आयोग, है ना, तो उसमें क्या हुआ था? कहेंगे सर 14वां जो वित्त आयोग था उसमें इस प्रक्रिया को, या फिर ये जो हमारा हम लोग जो कहते हैं कि सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। जो 14वां वित्त आयोग था उसने क्या करा था? कहेंगे सर इस रिकमेंडेशन को ख़त्म कर दिया जहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को मिलता था। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कहेंगे सर वित्त आयोग के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होती है फिनांस कमीशन में, है ना, जहाँ पर से हो सकता है कि पेपर पर सवाल बने। तो वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। हाँ, वित्त आयोग की अगर बात करें तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कितने मेंबर होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चेयरमैन देखने को मिलेंगे। क्या? एक चेयरमैन प्लस में कहेंगे सर 4 अदर मेंबर देखने को मिलेंगे। क्या? 4 अदर मेंबर, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो क्या है? कहेंगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। तो इतनी सी बात। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो फिर आर्टिकल भी यूज होगा। कहेंगे सर बिल्कुल। तो किस आर्टिकल के तहत फिनांस कमीशन का गठन किया जाता? तो कहेंगे सर 280। कितना? कहेंगे सर आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन के गठन के बारे में चर्चा है, ठीक है। इसके अलावा अगर टेन्योर आपसे पूछा जाता है, क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे टेन्योर, तो कितना बोलोगे? कार्यकाल जिसको कहते हैं, तो कितना बोलेंगे? कहेंगे सर 5 वर्ष का होता है। कितना का होता है? कहेंगे 5 वर्ष का होता है, ठीक है। काम क्या होता है अगर ये पूछा जाए? क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे सर कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्य क्या होता है? कहेंगे सर कार्य होता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या करना? कहेंगे सर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। कहेंगे सर किसके बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? कि हमारे और आपके बीच में करेगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। हमसे तो टैक्स कलेक्ट होती है बॉस। तो कहाँ पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा? कहेंगे सर सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी टैक्स कलेक्शन होता है तो उसको क्या करता है ये? कहेंगे सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है कौन? कहेंगे सर वित्त आयोग करता है। बस इतनी सी बात। 14वें वित्त आयोग ने क्या करा था? कहेंगे सर स्पेशल जो स्टेटस मिलता था स्टेट्स को, उसको ख़त्म कर दिया। जबकि 5वें ने शुरू करा था, 1963 में शुरू हुआ था। आर्टिकल आपसे पूछी जाएगी फिनांस कमीशन के लिए, तो 280 के तहत क्या होता है? कहेंगे सर फिनांस कमीशन का गठन होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल ये है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया? जो नॉमिनेट हुआ करते थे लोकसभा में बाय प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन, तो उसको
उसके नॉमिनेशंस को किस अमेंडमेंट ने ख़त्म कर दिया, बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 102वां जो संविधान संशोधन था उस अधिनियम के तहत खत्म हुआ, ऑप्शन बी 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 104वां या फिर ऑप्शन डी 105वां। तो इसका आंसर क्या होगा बॉस? कहेंगे सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो 104था जो संविधान संशोधन हुआ करता था। तो उसमें क्या है? कहेंगे सर उसमें जो नॉमिनेशन जो होता था प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का, कितने? कहेंगे सर 2 एंग्लो इंडियन का। तो उस चीज़ को इसने हटा दिया था, उस प्रोविज़न को इसने ख़त्म कर दिया। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर इस बिल की बारे में बात करें तो ये 2019 में पास हुआ था। कब? कहेंगे सर 2019 में ये पास हुआ था। लागू कब से हुआ? कहेंगे सर 2020 में लागू हुआ। कब? कहेंगे सर इतना में लागू हुआ, 2020 में लागू हुआ, सॉरी 2020 में लागू, है ना, पास नहीं। तो इतना में ये क्या हुआ? कहेंगे सर लागू हुआ। जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली आर्टिकल कितना? कहेंगे सर 334, कितना? कहेंगे 334। तो इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, किसमें? कहेंगे सर 334 में अमेंडमेंट्स हुए थे, है ना, अमेंडमेंट्स हुए थे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे पूछा जाए बताइए किस आर्टिकल को अमेंड किया गया था, तो 334 आर्टिकल को अमेंड किया गया था 104वां संविधान संशोधन में। जहाँ पर क्या हुआ था? कहेंगे सर जो 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे इन लोकसभा बाय प्रेसिडेंट, तो उसको क्या हुआ था? कहेंगे सर उस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया। तो इतनी सी बात है, ठीक है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल ये है, सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं M.V. पाइली, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? कहेंगे आर्टिकल 32 को कहेंगे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। B.R. अम्बेडकर जो थे संविधान में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये बेसिकली क्या थे? कहेंगे सर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्या थे? कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? कहेंगे सर चेयरमैन बने थे, है ना, चेयरमैन बने थे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बन सकता है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर आर्टिकल 32 इन्वॉल्व हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या है? कहेंगे सर ये बेसिकली फंडामेंटल राइट है। क्या है? कहेंगे ये एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है। क्या कहता है? मतलब क्या कहते हैं इसको? कहेंगे सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये कब लागू होता है? कहेंगे सर बेसिकली जब फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं, तो उस समय आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हो? कहेंगे सर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ? कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स जारी करेगी। क्या करेगी? कहेंगे सर रिट्स जारी करेगी। कितने तरह के रिट्स? कहेंगे सर 5 रिट होते हैं। कितने? कहेंगे सर 5 रिट। जैसे आपने नाम सुना होगा हेबियस कॉर्पस का, आपने नाम सुना होगा मैंडमस का, आपने नाम सुना होगा सर्चुरारी का, आपने नाम सुना होगा प्रोहिबिशन का, आपने नाम सुना होगा को वारंटो का, ठीक है, को वारंटो, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं किस में आते हैं? कहेंगे सर आर्टिकल 32 के तहत आते हैं। रिट वाला जो प्रोविजन है उसमें आते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा तो कितना? कहेंगे सर आर्टिकल 32 का यूज होगा। बस इतनी सी बात है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और अगर मान कर चलो कि हाई कोर्ट आप चले जाते हैं, कहाँ पर? कहेंगे सर हाई कोर्ट जाते हैं, क्योंकि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के टाइम पर, कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट भी क्या होती है? कहेंगे सर वो भी रिट जारी करती है। तो किस आर्टिकल के तहत करती है आपसे पूछा जा सकता है। तो कितना बोलेंगे? कहेंगे सर 226। कितना? कहेंगे 226 के तहत जारी करती है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। रीट क्या होता है? कहेंगे सर एक तरह के हम लोग कहेंगे सर ऑर्डर होते हैं।
क्या होता है कहेंगे सर, ऑर्डर होते हैं जो कोर्ट जारी करती है ना। तो इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है। जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा कितने रीट होते हैं, तो 5 होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस सर्चुरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है कहेंगे सर, नेक्स्ट सवाल ये है कि 0 FIR जो है उसकी सिफारिश किस समिति ने करा था। आपके ऑप्शन हैं जस्टिस वर्मा समिति, ऑप्शन बी सी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी अभिजीत सेन समिति, या फिर ऑप्शन डी सरकारी आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा कहेंगे सर, अगर 0 FIR के बारे में बात हो रही है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी, इसने क्या करा था कहेंगे सर, इसने हम लोग कहते हैं कि सर 0 FIR जो है उसका रिकमेंडेशन करा था। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्या बात करनी है कहेंगे सर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ना। तो इसका अगर आप देखोगे क्या कहेंगे सर, आर्टिकल 533 कितना कहेंगे सर, आर्टिकल 533। तो यहाँ पर क्या है कहेंगे सर, 0 FIR के बारे में डिस्कशन है। इतनी सी बात है। कब आया था कहेंगे सर, ये जो निर्भया कांड हुआ था है ना, निर्भया जो कांड हुआ था, तो उसके बाद ये चीज़ आई थी, जहाँ पर जस्टिस वर्मा समिति ने क्या करा था कहेंगे सर, 0 FIR जो है उसको रिकमेंड किया था। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर हो सकता है सवाल बने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है कहेंगे सर, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP के बारे में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। तो इतनी सी बात आपको पूछी गई है। आपका ऑप्शन है, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल करते हैं, तो इसीलिए तो सही बात है। ये देश के शासन के लिए गाइडलाइंस प्रदान करते हैं, कहेंगे DPSP में गाइडलाइंस के बारे में चर्चा है, कहेंगे बिल्कुल है, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाइंडिंग्स होते हैं, कहेंगे बिल्कुल, सरकार को ये डायरेक्ट करते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या है कहेंगे सर, ये न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए यही इसका उत्तर होगा, है ना। DPSP में जो भी बातें लिखी गई है, क्या बात कर रहे हैं, DPSP में जो भी बातें लिखी गई है आप उसे लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या बात कर रहे हैं कहेंगे सर, आप उसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, यानी कि ये लीगली हम लोग कहते हैं कि सर इसको इन्फोर्स नहीं किया जाता, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर हो सकता है पेपर पर सवाल बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए DPSP में जो बातें लिखी गई है क्या आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए, कहेंगे बिल्कुल नहीं ले जा सकते, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। अगर हम लोग DPSP की बात करें तो DPSP जो है किस पार्ट में देखने को मिलेगा कहेंगे सर, पार्ट आपको देखने को मिलेगा इसमें 4। कितना कहेंगे सर, पार्ट 4 में DPSP के बारे में चर्चा है। आर्टिकल आपसे पूछी जा सकती है, तो आर्टिकल कितना कहेंगे सर, 36 थ्रू 51, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर, आपको पूछा जा सकता है बताइए कहाँ से लिया गया है ना, कि DPSP जो हमारा विच इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया, कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड। कहाँ से कहेंगे सर, आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से ये क्या है कहेंगे सर, वहाँ से इसको लिया गया है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर हम लोग DPSP की बात करें तो क्या है कहेंगे सर, ये 3 तरह के होते हैं हमारे संविधान में। कितने तरह के कहेंगे, 3 तरह के। एक को हम लोग क्या कहते हैं कहेंगे सर, जो सोशल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इस पर कहेंगे सोशल प्रिंसिपल। दूसरा होता है गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड, है ना, गांधीयन प्रिंसिपल। और थर्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कहेंगे सर, थर्ड होता है विच इज कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ये 3 तरह का DPSP हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर हो सकता है पेपर पर सवाल बने, ठीक है। अगर हम लोग सोशल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स की बात करें तो क्या है, जैसे हम लोग कहेंगे सर इक्वल, हम लोग कहते हैं कि सर इक्वल पे फॉर इक्वल जो वर्क होता है उसके लिए, है ना। तो इक्वल पे फॉर क्या है कहेंगे सर, इक्वल वर्क। ये क्या है कहेंगे सर, सोशल कंडीशनिंग पर बेस्ड है ये चीज़, जो कि आर्टिकल कितना में देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर हम लोग बात करेंगे क्या कहेंगे सर, जैसे आपने नाम सुना होगा कि सर वर्किंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए कहेंगे, वर्किंग कंडीशन के बारे में।
ठीक है। तो ये सब क्या है, कहेंगे सर सोशल प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा ये सारे पॉइंट्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें तो जैसे अल्कोहल बैन होना चाहिए, है ना, अल्कोहल बैन होना चाहिए। तो ये क्या है, कहेंगे सर गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसी तरह से हम लोग कहेंगे सर, मान के चलिए कि लिखा हुआ है किसके बारे में, कहेंगे सर कॉ प्रोटेक्शन के बारे में। किसके बारे में, कॉ प्रोटेक्शन। ये सारे डीपीएसपी में लिखे हुए हैं, याद रखना। तो ये क्या है, कहेंगे सर ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, गांधी जी ऐसा ही चाहते थे, ठीक है, तो उस पर बेस्ड है, जो कि आपको कॉ प्रोटेक्शन कहाँ पर मिलेगा, आर्टिकल 48 में, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि ST/SC के बारे में, किसके बारे में, कहेंगे सर ST/SC के बारे में। कितना आर्टिकल, कहेंगे सर आर्टिकल 46, ठीक है। तो उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में जो बात करी गई है क्या है, कहेंगे सर आर्टिकल 46 में। तो ये क्या है, कहेंगे सर ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अगर हम लोग बात करें, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स की, तो जैसे आपने UCC के बारे में सुना होगा, है ना, UCC के बारे में आर्टिकल कितना, कहेंगे सर 44, कितना आर्टिकल, कहेंगे 44। तो ये इसमें मिलेगा देखने के लिए। इसी तरह से इंटरनेशनल पीस को लेकर, इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51। तो ये सब क्या है, कहेंगे सर ये सब आपको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड जो पॉइंट्स है वो मिलेंगे। हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए जो कॉ प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है किस प्रिंसिपल, मतलब DPSP के किस प्रिंसिपल के तहत बात करी गई। तो कॉ प्रोटेक्शन जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर में बात करी गई है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में किस प्रिंसिपल पर बात करी गई, तो याद रखना सोशल प्रिंसिपल से उस पर ये बेस्ड है ये सारे पॉइंट्स। मैंने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया। मैं हर बार कहता हूँ कि मैं जो हूँ चीज़ों को जब दिखाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे, है ना, और एग्जाम पॉइंट्स से काफ़ी रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखा करिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करने का अधिकार देता है। बस इतना सा बात आपसे पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 124 का 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 127 का 3, ऑप्शन सी 128 का 4 या फिर 123 का फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। कितना होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आर्टिकल 124 का सेकंड जो है ये क्या है, कहेंगे सर प्रेसिडेंट जो है उसको ये एम्पावर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कर सके, कहेंगे सर अपॉइंट कर सके। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट, तो इसका गठन जो है वो किस आर्टिकल में अगर ये पूछा जाता है तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर आर्टिकल 124 में है। किसमें, कहेंगे सर 124 में है, ठीक है। 124 का फर्स्ट आप मान सकते हो क्योंकि 124 का मतलब पहला दूसरा तीसरा इस तरह से चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का गठन एक मतलब 124 का फर्स्ट हो गया। उसके बाद कितना आता है, कहेंगे सर आर्टिकल 124 का सेकंड आता है, जिसमें क्या बात करी गई है, कहेंगे सर इसमें बात करी गई है बेसिकली CJI के अपॉइंटमेंट को लेकर, या फिर हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट को लेकर बात कर रही है, SC जज, है ना। तो इसके अपॉइंटमेंट को लेकर बात करी गई है, अपॉइंटमेंट। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी जहाँ पर से पेपर पर सवाल बने। उसके बाद जैसे आपसे पूछी जाती है 124 का थर्ड में क्या है, तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। इन जजेज का क्या होता है, कहेंगे सर क्वालिफिकेशन, है ना। तो इसके बारे में चर्चा मिलेगी। फिर क्या है, कहेंगे आर्टिकल 124 का 4, इसमें क्या है, कहेंगे सर रिमूवल प्रोसेस के बारे में चर्चा है, रिमूवल, है ना। तो उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। और रिमूवल के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, कहेंगे सर इम्पीचमेंट का प्रोसेस। क्या, इम्पीचमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ कहेंगे सर महाभियोग। क्या कहेंगे, महाभियोग। तो महाभियोग जो है उस प्रोसेस को थ्रू क्या होता है, कहेंगे सर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको रिमूव करा जाता है। अच्छा, रिटायरमेंट का अगर आपसे एज पूछी जाती है, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर रिटायरमेंट एज, है ना। अगर ये पूछी जाती है तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर 65 ईयर्स होता है। कितना, कहेंगे सर 65 ईयर्स इनका। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो क्या है, कहेंगे सर उनको रिटायर होना पड़ता है। अच्छा, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं अगर उनके रिटायरमेंट्स को लेकर पूछा जाता तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर उनके लिए 62 ईयर्स होता है। कितना, 62 ईयर्स। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी।
अच्छा, हाई कोर्ट के गठन को लेकर अगर बात हो तो क्या बोलोगे? कहेंगे सर हाई कोर्ट का गठन जो होता है 214 आर्टिकल में होता है, 214 में। कितना? कहेंगे सर आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को आपको बता दिया, चीज़ों को आप याद रखिए जहाँ पर से पूछी जा सकती है। इसमें कुछ कुछ चीज़ों को और भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग अपॉइंटमेंट को लेकर बात करें, है ना, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास नाम जो पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है? कहेंगे सर मंत्रिमंडल के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? कहेंगे मंत्रिमंडल के द्वारा। मंत्रिमंडल, है ना, कि कौन जज बनेंगे नहीं बनेंगे। अच्छा, मंत्रिमंडल के पास नाम कहाँ से पहुंचता है? तो कहेंगे सर कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पहुंचता है। कॉलेजियम में क्या होता है? कहेंगे सर कॉलेजियम में आपको देखने को मिलेंगे एक CJI, है ना, 1 CJI प्लस में कहेंगे सर 4 अदर जो जजेज होते हैं वो देखने को मिलते हैं, 4 अदर। ठीक है, तो कॉलेजियम ये ग्रुप है जो कब से आया? कहेंगे सर ये बेसिकली आया 1993 से। कब से? कहेंगे 1993 से। क्या संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान है? अगर ये पूछा जाता है तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है कि महालेखाकार यानी कैग जिसको कहते हैं किस संगठन का प्रमुख होता है? तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, विच इज कॉल्ड कैग, जिसको कैग कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है भारतीय सिविल लेखा संगठन या जिसको इंडियन सिविल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन सी कंट्रोलर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, या फिर ऑप्शन डी जो है वो क्या है? कहेंगे सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। भारतीय लेखा और अंकेक्षण जो विभाग है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कौन करते हैं? कहेंगे सर उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं कैग, है ना। कैग को क्या कहते हैं? कहेंगे सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग कैग के बारे में बात कर रहे हैं तो कैग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है और किस तरह की ये व्यवस्था है ना, जहाँ पर से हो सकता है पेपर पर सवाल बने। तो कैग के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? कहेंगे सर ये आपको पार्ट 5 में देखने को मिलेगा। किसमें? कहेंगे सर पार्ट 5 के मतलब संविधान के पार्ट 5 में देखने को मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड यूनियन। और पार्ट 5 का नाम क्या है? कहेंगे सर यूनियन नाम है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा कैग जो है इसका गठन जो है ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो कहेंगे सर, या फिर अपॉइंटमेंट जो है किस आर्टिकल के तहत होता है? तो क्या बोले? कहेंगे सर आर्टिकल आपको याद रखिए 148। कितना? कहेंगे सर 148। तो इसमें क्या है? कहेंगे सर कैग के अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा है ना, अपॉइंटमेंट के बारे में इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। अपॉइंट कौन करते हैं? कहेंगे सर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, टेन्योर आपसे पूछा जा सकता है, बताइए टेन्योर क्या होता है कैग का। ठीक है, तो क्या बोलोगे? कहेंगे सर 6 वर्ष, या फिर क्या कहेंगे सर, या फिर 65 ईयर्स। जो भी पहले कंप्लीट होगा वही क्या है? कहेंगे सर वही इसका टेन्योर होता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कैग क्या होते हैं? कहेंगे सर कैग बेसिकली हम लोग कहेंगे सर पब्लिक मनी का वॉचडॉग होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? कहेंगे सर क्या बोलें इसको? वॉच डॉग ऑफ पब्लिक मनी, है ना। तो पब्लिक मनी के क्या है? कहेंगे सर ये वॉच डॉग माने जाते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है? कहेंगे सर 3-4 काम आपको याद रखना है। जैसे खातों का ऑडिट करना। क्या करना? कहेंगे खातों का ऑडिट करना। ठीक है, तो ये काम होता है। और कहेंगे सर और होता है खर्चों की जांच करना। जो सरकार खर्च करती है तो खर्चा का जांच होना चाहिए कि नहीं मित्रों? कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो पता चले कि सरकार कहीं करप्शन तो नहीं कर रही। तो खर्चों की क्या करना? कहेंगे सर खर्चों की जांच। तो ये भी इसका काम होता है। इसके अलावा कहेंगे सर जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट को क्या करना? कहेंगे सर रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखना। कहाँ रखना? कहेंगे सर पार्लियामेंट में, है ना। पार्लियामेंट में रखने का काम जो है वो कैग ही करती है उस रिपोर्ट का। तो इतनी सी बात है। ठीक है,
अब रिमूवल का प्रोसेस आपको पूछा जा सकता है, बताइए रिमूवल का प्रोसेस क्या हो सकता है। तो एक तो ये जो टेन्योर वाला बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ से है कि सर 6 साल के बाद अपने आप रिमूव हो जाएंगे या 65 ईयर्स कंप्लीट हो गई तो। लेकिन अगर सरकार चाह ले कि नहीं भाई इसको हटाना है, काहे की रिपोर्ट पार्लियामेंट में जा रही है जहाँ पर हमारे बारे में गलत गलत बोला जा रहा है कि हमने करप्शन किया फलाना ढिमकाना, तो कोई सरकार नहीं चाहेगी ना कि कैग जो है उसके हिसाब से काम करे। तो इसीलिए रिमूवल का प्रोसेस बहुत टफ किया गया है। और इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस हमारे संविधान में वो क्या है, कहेंगे सर बहुत टफ प्रोसेस है। तो इसीलिए इम्पीचमेंट के थ्रू ही इनको क्या होता है, कहेंगे सर कैग को हटाया जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी जहाँ पर से पेपर पर सवाल बन सकता है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है, सवाल है सवाल है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन है पहला, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, इसने विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई थी। ऑप्शन सी, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया था। और आपसे पूछा गया कि बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। और आपके ऑप्शन है बी और सी, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी जो है सी और ए। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तीनों कथन सही है। अगर हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बात कर ले, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करें जो 1909 में आया था, तो इसे क्या होता है, कहेंगे सर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ था, कहेंगे सर इसमें विधान परिषदों की संख्या जो थी वो भी बढ़ाई गई थी। और इसमें क्या हुआ था, कहेंगे सर मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल जो है उसकी स्थापना करी गई थी। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल और लास्ट सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के व्यवसाय के संचालन से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद मतलब 164, 164, ऑप्शन बी 167, ऑप्शन सी 166 या फिर ऑप्शन डी 177। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 166 जो है इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि जो कंडक्शन या कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द जो स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है, तो उसके बारे में जो है वो चर्चा आपको कहाँ पर मिलेगी, कहेंगे सर आर्टिकल 166 में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जो भी बिजनेस करी जाएगी किसके बिहाफ पर या किसके नाम पर करा जाएगा, तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर गवर्नर के नाम पर। किसके नाम पर, कहेंगे गवर्नर, यानी गवर्नर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्या होता है, कहेंगे एग्जीक्यूटिव हेड होता है। लेकिन इसके नाम पर सारे काम जो है वो कौन करेगा, कहेंगे सर चीफ मिनिस्टर करेंगे। कौन करेंगे, चीफ मिनिस्टर, है ना। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहां पर से पेपर पर सवाल बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो गवर्नर के बारे में आपको जो देखने को मिलेगा आर्टिकल वो कहाँ से कहाँ तक है, कहेंगे सर आर्टिकल जो देखने को मिलेगा 153 to 167 देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि गवर्नर जो होते हैं बेसिकली स्टेट के लिए एज ए प्रेसिडेंट टाइप के चीज़ होते हैं, है ना। जैसे हम लोग कहेंगे सर सेंटर में सरकार के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि सर प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसी तरह से गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के लिए एज ए प्रेसिडेंट टाइप का चीज़ होते हैं, मतलब उसी के जैसे पावर ये भी इंजॉय करते हैं। अगर हम लोग गवर्नर के बारे में बात करें तो जैसे आप अगर आर्टिकल कितना देखोगे, कहेंगे सर 153 देखो, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा है। किसके बारे में, कहेंगे सर गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलेगा कि एक मतलब गवर्नर होंगे स्टेट के। ठीक है, जो कि क्या होता है, कहेंगे सर एग्जीक्यूटिव हेड होता है। उसी तरह से कहेंगे सर आर्टिकल 154 है ना, इसमें क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में चर्चा मिलेगी। एग्जीक्यूटिव पावर विच इज कॉल्ड कार्यपालिका या कार्यपालक शक्तियाँ जो भी है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको चर्चा मिलेगी 154 में। उसी तरह से अगर आप देखोगे कितना, कहेंगे सर 155, कितना 155। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर इसमें देखने को मिलेगा अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट, है ना, अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा मिलेगी। कौन करते हैं अपॉइंट, तो क्या बोले, कहेंगे सर प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। तो इस बात को भी याद रखिएगा जहाँ पर से हो सकता है पेपर पर सवाल बने। ठीक है, अगर आप देखोगे आर्टिकल कितना, कहेंगे सर 156, तो इसमें क्या मिलेगा, कहेंगे सर
इसमें टेन्योर के बारे में चर्चा मिलेगी, कार्यकाल जिसको कहते हैं, है ना, कार्यकाल, तो इस बारे में चर्चा मिलेगी। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है। बेसिकली कितना साल का होता है, कहेंगे सर 5 वर्ष, कितना, कहेंगे 5 वर्ष, लेकिन फिक्स नहीं है। क्या है, कहेंगे सर फिक्स नहीं है, ये रिमूव करे जा सकते हैं एनी टाइम। क्या बोल रहे हैं, कहेंगे सर एनी टाइम रिमूव करे जा सकते हैं, बाय किससे, तो कहेंगे बाय प्रेसिडेंट। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एनी टाइम ये क्या होता है, कहेंगे सर बाय प्रेसिडेंट जो है ये रिमूव करे जा सकते हैं। कौन, कहेंगे सर गवर्नर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये रहे आज के 10 सवाल। आई होप आपको सारी चीज़ें देखकर मज़ा आया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।